वेलकम यू टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है डेली करंट अफेयर्स फॉर 26 एंड 27 ऑफ अप्रैल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिए जिससे कि आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएं। अभी जो 24 अप्रैल को पेपर हुआ है उत्तराखंड में, जो एई का पेपर हुआ था, उसमें जो जीके का पेपर था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट अफेयर्स से सीधे सीधे पूछे गए थे। अगर आप डेली अखबार पढ़ रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, आप अगर अखबार भी नहीं पढ़ते तो यहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स कवर करते रहिए। आपका एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा करंट अफेयर का जो आपका छूट जाए। सबके सब सवाल आपके कवर हो जाएंगे। गाइस, बताना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स भी यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये वाला, तो आप लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी अपडेट्स आते हैं वो सब वहीं पे आते रहते हैं। तो जहाँ जो यहाँ पे वीडियोस देखते हैं वो लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। गाइस, बताना चाहूँगा साथ में कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। फुल प्रिपरेशन ग्रुप भी चल रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स को डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, फुल प्रिपरेशन करनी है या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो ये डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स ले रहे हैं जिससे कि उनको नोट्स बनाने में ईजी हो या नोट्स ही ना बनाने पड़े। तो जो स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनको नोट्स ना बनाने हों और ये पीडीएफ्स उनको मिल जाए, तो वो भी मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए, 26 तो 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स अगर हम देखें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं GS1 से। तो बोरिस जॉनसन जो है वो ब्रिटिश पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो गांधी आश्रम आए हैं साबरमती में। यानी जब से भारत आज़ाद हुआ और जब से गांधी जी ने साबरमती में आश्रम बनाया, तब से कोई भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वो कभी भी वहाँ पे नहीं आया था। तो जो बोरिस जॉनसन है ये पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। नेक्स्ट आती है कि केरला और नीदरलैंड्स ने एक MOU साइन किया है स्टेट की हिस्ट्री पे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सवाल पूछा जाएगा कि केरला ने किस कंट्री के साथ MOU साइन किया। तो नीदरलैंड्स के साथ MOU साइन किया। और किस लिए किया? जो स्टेट की केरला की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए साइन किया। तो MOU किया है नीदरलैंड्स ने। MOU का नाम क्या है? कॉस्मोस मालाबारिकस, है ना। मालाबार, क्योंकि मालाबार उसको कहते थे, मालाबार तट कहते थे वहाँ पे जो कोस्ट होता है समुद्र का। तो जो कॉस्मोस मालाबारिकस प्रोजेक्ट है, इसका एम है टू शेडिंग फर्दर लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ केरला यूजिंग 18th सेंचुरी डच डॉक्यूमेंट्स। देखिए, जो डच लोग हैं, डच नीदरलैंड्स के लोगों को कहा जाता था, यह अभी भी कहा जाता है। तो 18th सेंचुरी में यानी 1700 वाले सालों में डच डॉक्यूमेंट्स से जो केरला की हिस्ट्री पता चलती है उसके बारे में पता लगाएंगे कॉस्मोस मालाबारिकस प्रोजेक्ट के तहत। जो कॉस्मोस मालाबारिकस प्रोजेक्ट है इज बीइंग जॉइंटली इंप्लीमेंटेड बाय द केरला काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। तो जो केरला काउंसिल है, जो केरल ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद है वो, और जो नेशनल आर्काइव्स है यानी कि राष्ट्रीय अभिलेखागार है, और साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लीडन है नीदरलैंड्स की, तो जो लीडन विश्वविद्यालय है नीदरलैंड्स का, इनके द्वारा, इन तीनों के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है उसको कार्यान्वित किया जाएगा। प्रोजेक्ट जो है 6 साल तक चलेगा। कॉस्मोस मालाबारिकस प्रोजेक्ट जो है ये हेल्प करेगा मोर अबाउट द पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक रूप में, सोशल सामाजिक रूप में, इकोनॉमिक आर्थिक रूप में, और कल्चरल हिस्ट्री यानी कि जो आप कह सकते हैं सांस्कृतिक जो हिस्ट्री है, इतिहास है केरला का, उसको पता करने में हेल्प करेगा। एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम केरला विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू परस्यू मास्टर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम। MA की डिग्री कर सकेंगे बच्चे लीडन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड से, और जो नीदरलैंड्स के बच्चे हैं वो इंटर्नशिप कर सकेंगे भारत में आके केरला के कल्चरल हेरिटेज सोसाइटी के तहत। द प्रोजेक्ट डील्स विद द 18th सेंचुरी डच डॉक्यूमेंट्स ऑन मालाबार विच आर कंसिडर्ड द मोस्ट एक्सटेंसिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीरियड इन केरला फ्रॉम 1643 टू 1852। तो 1643 से लेकर 1852 तक की जो हिस्ट्री है केरला की, उसमें डच के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जिससे कि समझ में आता है कि केरला का इतिहास क्या रहा। तो उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए फर्दर नीदरलैंड्स के साथ केरला ने एक MOU साइन किया है। तो ये अपना में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर आपसे करंट अफेयर्स में सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है GS2 में। अगर हम देखें तो मालदीव्स में इशू चल रहा है। अगर इंडिया मालदीव्स रिलेशंस के ऊपर बात करें तो यहाँ पर इंडिया मालदीव्स का जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, जो अंतर्राष्ट्रीय आप कह सकते हैं कि जो रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं, उसके ऊपर ये सवाल अगर आपके ऊपर आता है इंडिया मालदीव्स के ऊपर लिखने के लिए, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि मालदीव्स ने बैन किया है इंडिया आउट कैंपेन। मालदीव्स में एक कैंपेन चल रहा है इंडिया आउट करके, कि यानी कि जो भारतीय हैं उनको बाहर निकालो या भारत को बाहर निकालो मालदीव से। तो उसके ऊपर मालदीव्स की सरकार ने बैन लगाया है, क्योंकि मालदीव्स जो है भारत का एक अच्छा मित्र देश है। तो मालदीवियन प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली इशूड अ डिक्री बैनिंग अ इंडिया आउट कैंपेन नाउ लेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन। अब क्या है कि जो इस टाइम पे मालदीव के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, तो उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन जो चल रहा है उसे अब एक डिक्री ऑर्डर की है, यानी कि एक ऑर्डर पास किया है, और सर इसको बैन कर दिया गया है। ये कैंपेन जो इंडिया आउट कैंपेन है, इसको कौन लीड कर रहा है? इसको जो पुराने प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यमीन,
वो इसको फॉलो कर रहे हैं, वो इसको लागू करवा रहे हैं इंडिया आउट कैंपेन को। अब्दुल्ला यमीन, आपको ये समझना होगा गाइस कि अब्दुल्ला यमीन जो थे, जब अब्दुल्ला यमीन की जो सरकार थी वो बहुत ज़्यादा चाइना की तरफ टिल्टेड थी, चाइना की तरफ उनका झुकाव हुआ करता था। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली की, वो इंडिया की तरफ उनका झुकाव है। तो ये सिर्फ आइडियोलॉजी का डिफरेंस है जिस वजह से ऐसा काम हो रहा है। द कैंपेन एक्यूजेज द मालदीवियन गवर्नमेंट ऑफ अलाउइंग इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस इन द आइलैंड नेशन। तो कैंपेन का ये कहना है, जो अब्दुल्ला यमीन के लोग करवा रहे हैं, अब्दुल्ला अमीन करवा रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि जो मालदीव्स की सरकार है वो इंडियन मिलिट्री को मालदीव्स में आने के लिए परमिशन दे रही है, कि भारतीय मिलिट्री जो है वो मालदीव्स में आ रही है। द गवर्नमेंट हैज़ रिपीटेडली डिनाइड इट एंड बी ऑफ बीइंग अ पपेट ऑफ न्यू दिल्ली। तो मालदीव्स में अब्दुल्ला यमीन का, अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि मालदीव्स की जो सरकार है वो भारत में न्यू दिल्ली की पपेट बन चुकी है, यानी कि कठपुतली है, कठपुतली सरकार बन चुकी है, जो कि अपने आप में सरासर गलत है। ये इंडिया भी कह रहा है और जो वहाँ के खुद के इस टाइम के राष्ट्रपति हैं वो भी कह रहे हैं। प्रेसिडेंट सोली हैज़ ऑप्टेड फॉर एन इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी एंड हैज सेड ही इज़ अनअपोलोजेटिक अबाउट मालेज क्लोज टाइज विद न्यू दिल्ली। तो प्रेसिडेंट सोली का कहना यह है कि उन्होंने खुद ही इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को अपनाया। देखिए, इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इससे पहले अब्दुल्ला यमीन की सरकार जो थी वो चाइना फर्स्ट पॉलिसी के तहत काम कर रही थी। और ये समझना होगा कि चाइना ने जिस तरह से श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट को कब्जा लिया है, हो सकता था आगे जाके वो मालदीव्स का कोई पोर्ट अपना ले। तो अब आप इसमें समझ सकते हैं कि अगर कोई मालदीव्स का पोर्ट चला जाएगा, जिस तरह से श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट गया, और श्रीलंका आज इतने ज़्यादा कर्ज में है, उसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में मालदीव्स की भी ये हालत हो जाती, अगर मालदीव्स में लगातार जिस तरह से श्रीलंका ने चाइना से हेल्प ली है, एड ली है, उसी तरह से अगर मालदीव्स भी लेता रहता। तो प्रेसिडेंट सोली का कहना है क्या है कि हम इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के तहत काम करेंगे, कि इंडिया फर्स्ट, कि इंडिया को हम पहला नेबर मानेंगे अपना एज़ कम्पेरिजन टू चाइना। और उन्होंने कहा है कि जो माले क्योंकि कैपिटल है मालदीव्स की, तो जो माले का रिलेशन है न्यू दिल्ली से, इंडिया की राजधानी से, तो उसके ऊपर वो कोई भी उनको आपत्ति नहीं है और उसमें कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। इन फरवरी 2021 इंडिया ने साइन किया था एक उथुरू थिलाफालू, एक हार्बर डेवलपमेंट डील है विद माले टू डेवलप द नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर। तो फरवरी 2021 में भारत ने एक साइन किया था माले के साथ, यानी कि मालदीव्स के साथ, एक पोर्ट का डेवलपमेंट करना है, एक समुद्री पोर्ट का डेवलपमेंट करना है, जिसका नाम है उथुरू थिलाफालू। तो ये सिर्फ सवाल सिर्फ इतना सा पूछा सकता है कि उथुरू थिलाफालू जैसे करके नाम दे देंगे UTH, कि ये कहाँ पे है, तो ये मालदीव्स का एक हार्बर है। ये पूछ लेंगे ये क्या है, तो ये एक पोर्ट है ना, एक सी पोर्ट है, हार्बर है, इतना आपको पता होना चाहिए, इससे कुछ भी सवाल बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इशू आ रहा है, गवर्नेंस का इशू है। नागालैंड गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है 33% रिजर्वेशन के लिए फॉर वुमेन इन सिविक बॉडीज़। जिस तरह से 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो 72वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उसके बाद सभी जगहों पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, और उसमें ये मैंडेट किया गया कि औरतों को, वुमेन को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। यानी कि वहाँ पे जितने भी जो पार्षद चुने जाएंगे या जितने भी पंच चुने जाएंगे, सरपंच में अगर हम कहें, पंचायती अगर हम कहें, जितने भी सदस्य चुने जाएंगे, तो उनमें से 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा, जिसमें से कि उत्तराखंड सरकार ने उसको बढ़ाकर 50% कर दिया है। लेकिन नागालैंड के अंदर अभी ये इशू चल रहा है कि नागालैंड ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में अपने यहाँ 33% जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं को नहीं दिया है। द सिविक बॉडी इलेक्शंस वर फर्स्ट हेल्ड इन द स्टेट इन 2004। 1992 का एक्ट था, 1992 के बाद 1993 में वो कार्यान्वित हो गया, लेकिन नागालैंड के अंदर पहली बार 2004 में इलेक्शंस होते हैं इन अकॉर्डेंस विद द नागालैंड म्यूनिसिपल एक्ट ऑफ 2001। तो नागालैंड म्यूनिसिपल एक्ट था 2001 का, उसके बाद उसको लागू करवाया गया 2004 में। अर्लियर दिस वीक द नागालैंड गवर्नमेंट इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट दैट इट वाज रेडी टू इम्प्लीमेंट अ 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द सिविक बॉडी पोस्ट। तो सिविक बॉडी पोस्ट की अगर मैं बात करूँ, जो शहरी एरिया की मैं बात करूँ, जो 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के बाद आई, तो 74th अमेंडमेंट के बाद जब आई 1992 के, तो उसमें ये कहा गया कि नागालैंड ने उसको 2004 में एक बार इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे लोगों ने उसका विरोध किया। तो नागालैंड सरकार इस बार सुप्रीम कोर्ट में ये इन्फॉर्म कर रही है कि वो रेडी है, कि वो 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं को दिया जाना चाहिए उसको देने के लिए वो रेडी है। विद दैट द एपेक्स कोर्ट सेड देयर वाज नो लॉन्गर एनी इम्पेडिमेंट इन होल्डिंग इलेक्शंस टू द अर्बन लोकल बॉडीज। एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब कोई रुकावट नहीं है और आप इलेक्शन जरूर करवाइए वहाँ पे अर्बन लोकल बॉडी के, एंड आज द नागालैंड इलेक्शन कमीशन टू शेड्यूल डेट्स। और कहा है कि नागालैंड इलेक्शन कमीशन जो है, जो स्टेट, हर स्टेट का, हर राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, तो नागालैंड का जो इलेक्शन कमीशन है वो जो है अपने यहाँ पे चुनाव करवाए। इफ इम्प्लीमेंटेड ULB इलेक्शंस अ कंटेंशियस सब्जेक्ट इन नागालैंड विल बी हेल्ड इन द स्टेट आफ्टर मोर देन अ डेकेड। अगर ऐसा होता है और अर्बन लोकल बॉडी के जो शहरी निकाय हैं, अगर उसके इलेक्शंस वहाँ पे होते हैं,
तो ये करीब करीब 10 साल के बाद ऐसी स्थिति होगी, 10 से 15 साल बाद ऐसी स्थिति होगी कि वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं। द सिविक बॉडी इलेक्शंस वर फर्स्ट हेल्ड इन द स्टेट इन 2004, 2004 में हुए थे। इन 2006 द नागालैंड म्यूनिसिपल एक्ट ऑफ 2001 वाज अमेंडेड टू इंक्लूड अ 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लाइन विद द 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 2006 में नागालैंड म्यूनिसिपल एक्ट को अमेंड किया गया, जो 2001 का जो एक्ट था उसको 2006 में अमेंड किया गया, और 33% जो महिलाओं का क्राइटेरिया था उसमें इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसका लोगों ने विरोध किया। सिंस देन देयर हैज़ बीन वाइड स्प्रेड अपोजिशन टू द अमेंडमेंट एज मैनी नागा ग्रुप्स कंटेंट दैट द रिजर्वेशंस आर इन कॉन्ट्रावेंशन विद नागा कस्टमरी लॉ। तो कई सारे जो नागा ग्रुप्स हैं उनका कहना ये है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देना ये नागा के जो कस्टमरी लॉज हैं, यानी उनके जो जितने भी उनके प्रथागत कानून जो चलते आ रहे हैं उन सब के उल्लंघन में है, और जो आर्टिकल 371A के तहत जो नागालैंड को स्पेशल स्टेटस का इस दर्जा में दिया गया है उसके खिलाफ जाता है, विच अकॉर्ड्स द स्टेट स्पेशल स्टेटस एंड प्रोटेक्ट्स ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। तो आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड का जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है, यानी कि ट्रेडिशनली पारंपरिक तरीकों से जो वे रहते आ रहे हैं उसको बचाया गया है, उसको सेफ रखा गया है। तो उनका कहना यह है कि अगर हम 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दे देंगे तो उससे उनका जो ट्रेडिशनल तरीका है रहने का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये नागालैंड का कंसर्न है। नेक्स्ट आता है कि मेघालय टूरिस्ट्स कैन गैम्बल विदाउट कॉलम्स। अब देखिए मेघालय में क्या किया जा रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो जो गेम बाय चांस होते हैं या गेम ऑफ लक होते हैं या गेम ऑफ चांस होते हैं, यानी कि जो गैम्बलिंग है या आप कह सकते हैं कि जो भी जुआ है उसके ऊपर वे अब थोड़े से इजी कर रहे हैं अपने रूल्स, और वहाँ पे गैम्बलिंग को, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए गैम्बलिंग को लीगलाइज करने की बात की जा रही है। तो विदाउट कलम्स का मतलब ये हुआ कि अब मेघालय में टूरिस्ट कर सकते हैं बिना इस डर के कि वो कोई काम गलत तो नहीं कर रहे, तो उनको कोई गलत काम नहीं होगा, ये वहाँ पे लीगलाइज होने जा रहा है। तो मेघालय इज सेट टू ऐड ग्लोबलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ लीगलाइज्ड गैम्बलिंग टू द इंडिजिनस टीयर और बेटिंग ऑन द नंबर ऑफ एरोज हिटिंग अ टारगेट ऑफ स्ट्रॉ। तो इस पर एक बेट लगाई जाएगी कि एक स्ट्रॉ है और एक झाड़ होगा, यानी जो भी चीज़ें होंगी कि वहाँ पे कौन कितने ज़्यादा तीर मारेगा, नंबर ऑफ एरो कितने लगेंगे उसमें, तो उसके ऊपर बैटिंग लगाई जा सकती है और इसको लीगलाइज किया जा रहा है। मेघालय विल बी द थर्ड स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट आफ्टर सिक्किम एंड नागालैंड टू मेक गैम्बलिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग लीगल। तो मेघालय जो है अब तीसरा राज्य हो गया है सिक्किम और नागालैंड के बाद जिसने अपने यहाँ पे गैम्बलिंग को लीगलाइज कर दिया है। तो सिक्किम पहला राज्य था, नागालैंड दूसरा राज्य था नॉर्थ ईस्ट में, और तीसरा राज्य मेघालय बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आता है कि नीति आयोग गेट्स अ न्यू वाइस चेयरमैन। अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो जो नया अपॉइंटमेंट हुआ है, नीति आयोग को नया वाइस चेयरमैन मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है सुमन के बेरी को एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ राजीव कुमार। तो सुमन के बेरी से पहले जो अभी इनको तो अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, इनकी जो ज्वाइनिंग होगी, जो चार्ज होगा वो 1 मई 2022 से होगा। तो इससे पहले जो वाइस चेयरमैन हुआ करते थे वो राजीव कुमार हुआ करते थे। मिस्टर कुमार टुक ओवर एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द आयोग इन अगस्त 2017 आफ्टर द देन वाइस चेयरमैन अरविंद पनागड़िया एग्जिटेड द गवर्नमेंट थिंक टैंक। तो 2017 में, अगस्त 2017 में राजीव कुमार ने चार्ज लिया था। इससे पहले अरविंद पनागड़िया थे। जब 2015 में नीति आयोग बना उसके बाद जो फर्स्ट वाइस चेयरमैन बने अरविंद पनागड़िया बने, जब उन्होंने एग्जिट किया उसके बाद राजीव कुमार आए, और राजीव कुमार के बाद अब सुमन के बेरी आए। मिस्टर बेरी हैड अर्लियर सर्व्ड एज डायरेक्टर। मिस्टर बेरी ने क्या काम किया है पहले, ये डायरेक्टर जनरल रहे हैं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नई दिल्ली में। फिर ये प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके मेंबर रहे, स्टैटिस्टिकल कमीशन के मेंबर रहे, आरबीआई की जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी की, मौद्रिक नीति समिति की, उसके भी ये मेंबर रहे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीति आयोग के जो नए वाइस चेयरमैन बने हैं वो कौन है, वो सुमन के बेरी हैं। नेक्स्ट आएगा पुष्कर सिंह धामी टू कंटेस्ट चंपावत बाईपोल। अब देखिए पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के प्रेसिडेंट 2022 में इलेक्शन होने के बाद, फरवरी 2022 में इलेक्शन होने के बाद जिन्होंने सरकार बनाई, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जो हैं, जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड स्टेट के, वो अपनी सीट से इलेक्शन हार गए थे। तो अब ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो रूलिंग पार्टी है उसके जो एक एमएलए हैं चंपावत से, वो अपनी सीट को खाली कर रहे हैं जिससे कि पुष्कर सिंह धामी वहाँ से इलेक्शन लड़ सकें। और क्योंकि विदिन 6 मंथ्स देखिए कोई भी व्यक्ति 6 महीने के लिए हम उसको, अगर वो 25 साल से ऊपर का है तो हम उसको 6 महीने के लिए उसको प्रधानमंत्री हो सकता है, या राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, प्रोवाइडेड ये सिचुएशन होनी चाहिए कि वो 6 महीने के अंदर अंदर उस हाउस की सदस्यता ले ले, यानी कि मेंबरशिप ले ले। तो बीजेपी एमएलए कैलाश गहतोरी वैकेट्स हिज सीट फॉर उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर। तो बीजेपी एमएलए हैं कैलाश गहतोरी, उन्होंने अपनी सीट खाली करी है उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर के लिए। उत्तराखंड बीजेपी एमएलए हैं कैलाश गहतोरी रिजाइन फ्रॉम हिज असेंबली सीट ऑफ चंपावत फॉर चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी टू कंटेस्ट द सीट इन अ बाई इलेक्शन। तो बाई इलेक्शन में खड़ा होने के लिए पुष्कर सिंह धामी के लिए
कैलाश गहतोरी ने, जो बीजेपी एमएलए हैं चंपावत से, उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी। सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि चंपावत से जिन्होंने सीट खाली करी है उनका नाम क्या है, क्योंकि इस बार सवाल ये पूछा गया था अभी कि कौन सबसे कम मार्जिन से, तो 24 अप्रैल को जो पेपर हुआ है उसमें ये पूछा गया है कि कौन सबसे कम मार्जिन से उत्तराखंड के इलेक्शंस में मेंबर जीता है, एमएलए मेंबर जीता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी के लिए किस पर्सन ने अपनी सीट खाली करी थी, या किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनकी सीट खाली हुई। तो चंपावत कॉन्स्टिट्यूएंसी से खाली सीट हुई है, और किसने करी है, कैलाश गहतोरी ने की है। मिस्टर धामी हैड लॉस्ट हिज सीट ऑफ खटीमा इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शंस। तो जो रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस हुए 2022 में, उसके तहत मिस्टर धामी जो थे वो अपनी सीट हार गए खटीमा की। तो अब ये भी पूछा जा सकता है कि खटीमा से कौन लड़े थे, या पुष्कर सिंह धामी कहाँ से लड़े थे ओरिजिनली, तो वो खटीमा से लड़े थे। पोस्टल बैलेट फॉर एनआरआईज बीइंग कंटेम्पलेटेड। तो अब ये डिस्कशन किया जा रहा है कि जो एनआरआईज हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट्स लाए जाएंगे। तो जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा, वो साउथ अफ्रीका गए हुए थे और मॉरिशस गए हुए थे। तो वहाँ पे उन्होंने एनआरआईज को, जो वहाँ पे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनसे ये कहा है कि आप ओवरसीज़ इलेक्टर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपना चुनाव के लिए, जब भी चुनाव होता है तो अपना मत का प्रयोग ज़रूर कीजिए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ड्यूरिंग अ रिसेंट विजिट टू साउथ अफ्रीका एंड मॉरिशस अर्ज्ड नॉन रेजिडेंट इंडियंस टू रजिस्टर एज overseas electors and told them that a proposal on postal ballots for NRIs was being contemplated। कि एक proposal करा जा रहा है कि पोस्टल बैलेट यूज़ किया जाए NRIs के लिए, इसको कंटम्पलेट किया जा रहा है, यानी कि इसके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है। एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम फैसिलिटी टू ओवरसीज वोटर्स इज बीइंग कंटम्पलेटेड। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है, इसको भी NRIs के लिए या ओवरसीज वोटर्स के लिए, जो दूसरे देशों में वोटर्स रहते हैं, भारतीय नागरिक रहते हैं, उनके लिए भी इसको किया जा रहा है। तो इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप होगा भारत में, क्योंकि बहुत से लोग बाहर रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं। तो अगर हमें अपनी परसेंटेज बढ़ानी है, हमें इस बात की हमें परसेंटेज बढ़ानी है कि जो नंबर ऑफ़ पीपल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि जो लोग अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, तो अगर हमें उसकी परसेंटेज बढ़ानी है तो हमें ओवरसीज़ इलेक्टर्स जो हैं, यानी कि जो ओवरसीज़ लोग चले गए हैं हमारे, उनका भी पोलिंग हमें करवानी होगी। सुप्रीम कोर्ट मूव्स डीपर स्क्रूटनी बिफोर अवॉर्ड ऑफ डेथ पेनल्टी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जितने भी कोर्ट्स भारत में डेथ पेनल्टी अनाउंसमेंट करती है किसी भी व्यक्ति के प्रति, वो पहले उस चीज़ की बहुत गहन जांच करें, स्क्रूटनी करें बहुत डीपर लेवल में जाके, तब किसी पर्सन को मौत की सज़ा सुनाई देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से फॉर असिस्टेंस टू इंस्टीट्यूशनलाइज अ मैकेनिज्म बाय विच इंफॉर्मेशन क्रूशियल टू डिसाइड वेदर अ पर्सन शुड बी कंडेम्ड टू डेथ और नॉट कैन बी गैदर्ड एंड प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड बिफोर ट्रायल जजेस। तो उनका कहना यह है कि के वेणुगोपाल से अटॉर्नी जनरल जो है भारत के इस टाइम पे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप असिस्ट करो एक मैकेनिज्म बनाने में, कि जिससे कि एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए जिससे कि ये किसी पर्सन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, क्रूशल इन्फॉर्मेशन हम निकाल के ला पाएँ कि क्या ये पर्सन का हिस्ट्री रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी जो हिस्ट्री है वो कैसी रही है, क्या वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या उसने पहले भी बहुत ज़्यादा कुकृत्य करे हैं, बहुत सारे बुरे काम करे हैं। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलना चाहिए, तभी हम किसी पर्सन को, या कोई भी कोर्ट जो है किसी पर्सन को मौत की सज़ा सुनाए, डेथ अवार्ड सुनाए। तो ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वापस आते हैं वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस पे। तो उसमें सवाल आ रहा है या एक न्यूज़ आ रही है कि न्यू क्लैशेज एट जेरूसलम्स अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड। तो जेरूसलम में जो अल अक्सा मॉस्क है वहाँ पे वापस से क्लैशेस पाई जा रही हैं, वापस से वहाँ पे झड़पें हो रही हैं इजराइल के बीच में और पैलेस्टीनियों के बीच में। तो इजरायली पुलिस क्लैश्ड अगेन विद पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स एट जेरूसलम्स फ्लैश पॉइंट अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड। अब ये जो अल अक्सा मॉस्क है, ये पहली बात तो ये कहाँ पे है, ये जेरूसलम में है, इजराइल में, ये इंपॉर्टेंट बात है। और अल अक्सा मॉस्क जो है ये तीसरी होलीस्ट जगह है इस्लाम में, पहले मक्का और मदीना हो गए और तीसरे हो गया अल अक्सा मॉस्क। और सबसे होलीस्ट माना जाता है जुडाइज़म में, यानी कि जो धर्म इजराइल के लोग फॉलो करते हैं वो जुडाइज़म धर्म है, तो उसके लिए अल अक्सा मॉस्क जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। तो एक जगह के लिए दो अलग अलग रिलीजन के लोग जो हैं आपस में झड़प कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है रशिया इलीगली होल्ड्स डिस्प्यूटेड आइलैंड्स जापान। जापान का कहना है कि रशिया जापान के ऊपर, यानी जापान की जो 4 बड़े आइलैंड्स हैं, होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू, तो इन चारों आइलैंड से ऊपर जो क्यूराइल आइलैंड्स हैं, उन क्यूराइल आइलैंड्स पे जापान का कहना है कि रशिया ने इलीगली कब्जा किया हुआ है, जबकि वो क्यूराइल आइलैंड जो हैं वो असल में जापान को बिलोंग करते हैं। तो जापान डिस्क्राइब्ड 4 आइलैंड्स हुज ओनरशिप इट डिस्प्यूट्स विद मॉस्को एज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय रशिया। तो जापान का कहना है कि वो इलीगली रशिया ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं। जापान इज ट्राइंग टू डू रीगेन कंट्रोल ऑफ द क्यूराइल्स विच टोक्यो कॉल्स द नॉर्दर्न टेरिटरीज। तो टोक्यो जो है, यानी कि जापान जो है, वो क्यूराइल आइलैंड्स को नॉर्दर्न टेरिटरीज कहता है, यानी कि उत्तरी क्षेत्र कहता है कि वो उत्तर में है।
जापान के, लेकिन उसको वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रशिया ने गैर कानूनी रूप से उसको कब्जा लिया था। द नॉर्दर्न टेरिटरीज आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जापान हैज सोवरेनिटी ओवर, उनके ऊपर जो संप्रभुता थी, सोवरेनिटी थी, वो जापान की थी, एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जापान टेरिटरी, बट करंटली दे आर इलीगली ऑक्यूपाइड बाय रशिया। द आइलैंड्स वर सीज्ड बाय फॉर्मर सोवियत यूनियन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो उस टाइम पे जब सोवियत यूनियन का जब समय था, जब सोवियत यूनियन था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत यूनियन ने क्यूराइल आइलैंड्स को कब्जा लिया था, जो कि पैसिफिक ओशन का एक आइलैंड है। नेक्स्ट GS3 की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले साइंस के ऊपर एक इशू आता है कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर। तो कलर ब्लाइंडनेस समझते हैं आज के आर्टिकल से कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए अभी एक रेगुलेशन आई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि जो बच्चे कलर ब्लाइंड होते हैं उनको फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है FTII जो है वो अपने यहाँ एडमिशन देगा। बात ये आ रही थी कि FTII का कहना ये था, जो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसका कहना ये था कि वो कलर ब्लाइंड बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे अपने यहाँ पे, क्योंकि वो कलर ब्लाइंड है, इससे कि उसको प्रॉब्लम होगी उनको कलर्स पहचानने में। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, आप उनको एडमिशन देंगे। तो इसके थ्रू हम समझते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस ऑल्सो नोन एज कलर डेफिशिएंसी इज द इनएबिलिटी टू सी कलर्स इन द नॉर्मल वे। यानी कि रंग अंधापन क्या हुआ ये, यानी इससे क्या हुआ कि ये आँखों में रंग की कमी है, जिसकी वजह से आप नॉर्मल तरीके से जो कलर्स हम देख सकते थे आसपास के वातावरण में, उसको आप नहीं देख पाएंगे। कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल्स ऑफन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स। यानी जो कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि ऐसे पर्सन हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस है, वो कुछ कलर्स ऐसे हैं जिनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, जिनको देख नहीं पाते। जैसे कि ग्रीन और रेड में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और ब्लू में भी वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 तरह के सेल्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं लाइट्स को। आँखों की जो रेटिना है उसके अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड्स और एक होते हैं कोन्स। इन दोनों की हेल्प से हम पता करते हैं कि कौन सा लाइट है, यानी कि जो कौन सा कलर है, जो भी कलर है वो जब लाइट की रिफ्लेक्शन आँखों पे पड़ती है तब वो उसको समझता है। द रॉड्स विच डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट एंड डार्क। अब जो रॉड्स हैं वो किसके बारे में डिस्टिंग्विश करते हैं, हल्के के बारे में या डार्क के बारे में, गहरा रंग है या हल्का रंग है। और कोन्स पता करते हैं कलर के बारे में। तो रॉड्स तो लाइट की इंटेंसिटी के बारे में पता कर रहे हैं कि वो लाइट है या डार्क है, और कोन्स पता करते हैं कलर के बारे में। देयर आर 3 टाइप ऑफ कोन्स। 3 तरह के कोन्स होते हैं जो कलर देखते हैं, एक तो है रेड, एक है ग्रीन, दूसरा है ब्लू। एंड आवर ब्रेन्स यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज सेल्स टू परसीव कलर। और इन सब का इस्तेमाल, आंखों से जो हम चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो दिमाग तक जाती हैं, और ब्रेन उसके बारे में उसको मैनिपुलेट करके बताता है कि हमें कौन सा कलर दिख रहा है। कलर ब्लाइंडनेस कैन बी द रिजल्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ वन और मोर ऑफ दीज कॉन सेल्स और दे फेलियर टू वर्क प्रॉपर्ली। अब किसी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस कब होगी, ये तब होगी जो ये कौन सेल्स थे जो रेड, ग्रीन, ब्लू वगैरह कलर को बताते हैं, अगर ये कलर अपने आप में काम करना बंद कर दें, या कोई भी तीनों काम करना बंद कर दें, या एक भी कोई काम करना बंद कर दे, तो पर्सन को कलर देखने में दिक्कतें आने लगेंगी। In a situation where all 3 cone cells are present but one of them is malfunctioning, mild color blindness में अगर मान लेते हैं 3 कोन सेल हैं और तीनों में से किसी एक ने काम करना बंद कर दिया, किसी एक में दिक्कत आ गई है किसी कोन सेल में, तो पर्सन को हो सकता है कि उसको कलर देखने में, कलर को डिस्टिंग्विश करने में उसको दिक्कत होने लगे। कलर ब्लाइंडनेस में बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड डिग्रीज। कलर ब्लाइंडनेस अलग अलग डिग्रीज तक हो सकती हैं, किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है। माइल्डली कलर ब्लाइंड पीपल ऑफन सी ऑल कलर्स प्रॉपर्ली ओनली व्हेन द लाइट इज गुड। अब देखिए, जो बहुत ही हल्का सा जिनको कलर ब्लाइंड होगा, जब अच्छी खासी रोशनी होगी तो उनको हो सकता है सभी कलर्स वो देख पाएँ, लेकिन जब रोशनी थोड़ी कम होगी तो मुश्किल है कि वो किसी कलर को पहचान ना पाएँ, हो सकता है कि वो किसी कलर को ना पहचान पाएँ। कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट एज येट बी ट्रीटेड और रिवर्स्ड। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं पाया गया है कि कलर ब्लाइंडनेस को आप खत्म कर सकें या कलर ब्लाइंडनेस को आप हटा सकें, रिवर्स कर सकें, ऐसा नहीं पाया गया है। कलर ब्लाइंडनेस को आप किसी चश्मे वगैरह के थ्रू थोड़ा बहुत रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। हाउएवर इट कैन बी करेक्टेड टू सम एक्सटेंट बाय वियरिंग स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज और कलर फिल्टर ग्लासेस। देर इज सम रिसर्च दैट सजेस्ट जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन हेल्प मॉडिफाई द कंडीशन। तो जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि बहुत ही एक टेडियस टास्क के भी कह रहे हैं कि वो बहुत मुश्किल कार्य कह रहे हैं कि जीन आप रिप्लेसमेंट करवा लीजिए जिससे कि ये काम हो पाए, लेकिन ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। इन द केस ऑफ अ चाइल्ड, पेरेंट्स कैन नोटिस द डेफिशिएंसी फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन द चाइल्ड इज बिगिनिंग टू लर्न कलर्स। अगर बच्चे के केस में देखा जाए तो उसके पेरेंट्स ही पता कर सकते हैं कि क्या बच्चा कलर ब्लाइंड है या नहीं है। जब शुरुआत में बच्चों को कलर याद करवाना सिखाते हैं कि ये रेड कलर है या येलो कलर है, ग्रीन कलर है, तो उस टाइम पे अगर बच्चा उन कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है तो आप समझ जाएंगे कि बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम है जो कलर ब्लाइंडनेस की ओर इशारा कर रही है। द चाइल्ड मे हैव डिफिकल्टी इन सीइंग कलर्स और इन रिकॉग्नाइजिंग द ब्राइटनेस ऑफ कलर्स इन वेज दैट वुड बी कंसिडर्ड नॉर्मल। जिस तरह से हम मानते हैं कि नॉर्मल एक कोई भी बच्चा जो है किसी भी कलर को रिकॉग्नाइज कर सकता है, अगर कोई पर्टिकुलर बच्चा किसी कलर को नॉर्मल रिकॉग्नाइज ना कर पाए तो उसका मतलब उस बच्चे को कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है।
द चाइल्ड मे ऑल्सो शो एन इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन शेड्स ऑफ द सेम और सिमिलर कलर्स। तो जो सेम कलर होते हैं या एक जैसे कलर होते हैं, उसकी जो शेड्स हैं उनमें भी हो सकता है बच्चा डिफरेंस ना कर पाए। मेडिकल कंडीशंस, कौन कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। जैसे कि किसी को अगर ग्लूकोमा है, डायबिटीज़ है, अल्जाइमर है, पार्किंसंस डिसीज़ है, अल्कोहलिज्म है, ल्यूकीमिया है या सिकल सेल एनीमिया है, तो ये सब जो बीमारियां हैं इनके तहत अगर कोई पर्सन है तो हो सकता है कि उसको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाए, बढ़ जाए। मेन सफ़र फ्रॉम अ हायर इंसिडेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस देन वीमेन। मर्दों में, मेन में देखा गया है, पुरुषों में देखा गया है कि जो कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है वो औरतों से ज़्यादा है। अराउंड द वर्ल्ड एवरी 10th मेल इज एस्टिमेटेड टू हैव सम फॉर्म ऑफ कलर डेफिशिएंसी। तो हर 10वें पुरुष में पाया गया है कि कलर डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम उनके अंदर है। और माना गया है कि जो नॉर्थ यूरोप डेसेंट के जो लोग हैं वो स्पेशली वल्नरेबल है। यानी कि अगर हम नीदरलैंड्स या और ऊपर जाएँ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जाएँ, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन वगैरह के एरियाज़ में देखें तो वहाँ के जो लोग हैं उनको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, ये माना गया है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एज रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैव सर्ज्ड द गवर्नमेंट हैज़ अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म। अब देखिए क्या हो रहा है कि पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस, दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, तो सरकार का उसके ऊपर विरोध हो रहा है, सरकार का विरोध कर रहे हैं देश भर में। लेकिन सरकार का कहना यह है कि हम इसके दाम नहीं घटा सकते। अब सवाल ये उठता है कि इसके दाम क्यों नहीं घटा पा रही है सरकार, ऐसे क्या कारण थे, तो उसको हम समझते हैं। Current government cannot bring down taxes and as a consequence price because it has to pay for the oil bonds issued by the Congress-led UPA government। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट का कहना यह है कि वो दाम नहीं घटा सकती है पेट्रोल के, डीजल के, या टैक्सेस उन पर कम नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको कुछ ऐसा पैसा पे करना पड़ेगा जो ऑयल बॉन्ड्स के रूप में था, जिसको यूपीए गवर्नमेंट ने, यानी कि इससे पहले जो सरकार थी, प्रेजेंट गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसने ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे अलग अलग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को। तो जो वे कंपनीज़ को ऑयल बॉन्ड इशू किए हुए हैं, तो उसको पूरा करने के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट को प्रेजेंट टाइम पे टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। देयर आर टू कंपोनेंट्स टू द डोमेस्टिक रिटेल प्राइस। अब देखिए, जो हमको जो तेल मिलता है, डोमेस्टिक रिटेल प्राइस जो है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो क्रूड ऑयल का पैसा है उसके अंदर, और दूसरा टैक्सेस है जो उसके ऊपर किसी भी देश की सरकार लगाती है। टुगेदर दे मेक अप द रिटेल प्राइस, और इससे मिलकर रिटेल प्राइस बनता है जो हमें पेट्रोल पंप से मिलता है, जो से इस टाइम पे 102, 103, 104 रुपये में जो आपको तेल मिल रहा है वो इसी वजह से मिल रहा है। द टैक्सेस वेरी फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर। टैक्सेस अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग वेरी करते हैं। फॉर इंस्टेंस टैक्सेस 50% है पेट्रोल पे और 44% है 1 लीटर डीजल पे। डीजल में आप अगर 100 रुपये का डीजल डलवा रहे हैं तो आप मान के चलिए 44% पैसा जो है आप उसको टैक्स में दे रहे हैं उसमें से, और 50% पैसा पेट्रोल के लिए आप उसमें टैक्स में दे रहे हैं। अब बात ये आती है कि अगर ऑयल बॉन्ड्स का इशू आया तो ये ऑयल बॉन्ड्स क्या होते हैं, यानी कि जो तेल के जो बॉन्ड्स हैं ये क्या होते हैं और इनको इशू क्यों किया जाता है। देखिए, व्हेन फ्यूल प्राइसेस वर टू हाई फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट्स इन द पास्ट ऑफन आस्क्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टू अवॉइड चार्जिंग कंज्यूमर्स द फुल प्राइस। अब देखिए, जब फ्यूल प्राइसेस यानी कि तेल के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो सरकार कहती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से, चाहे वो BPCL हो, HPCL हो, कोई भी कंपनी हो, कि आप जो इस टाइम पे दाम चल रहे हैं आप एग्जैक्टली लोगों से वो दाम ना लें। अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एग्जैक्ट वो दाम नहीं लेंगी कंपनी लोगों से, तो इससे क्या होगा, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो घाटे में जाने लगेंगी, नुकसान में जाने लगेंगी। बट इफ ऑयल कंपनीज डोंट गेट पेड दे वुड बिकम अनप्रॉफिटेबल। टू एड्रेस दिस द गवर्नमेंट सेड इट वुड पे द डिफरेंस। तो इसको पूरा करने के लिए सरकार का कहना ये है कि हम आपको पैसा दे देंगे। लेकिन मान लेते हैं कि अगर सरकार भी पैसा देती है तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, लोगों के टैक्स लगा के। तो उल्टा वो क्या करेगी, लोगों पर टैक्स लगाएगी। तो वही बात हुई कि चाहे आप कंपनी को दे दो, चाहे आप सरकार को दे दो, बात तो एक ही, देना तो हमें ही है। बट अगेन इफ द गवर्नमेंट पेड द अमाउंट इन कैश इट वुड हैव बीन पॉइंटलेस, बिकॉज देन द गवर्नमेंट वुड हैव हैड टू टैक्स द सेम पीपल। लोगों पे ही टैक्स लगाना पड़ेगा उसको उन पैसों को लेने के लिए, जिससे कि वो AMC को, यानी कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कौन सी हैं, जो पेट्रोल पंप्स खोलते हैं जिससे हम तेल लेते हैं, चाहे वो HPCL हो, BPCL हो, IOCL हो। दिस इज़ वेयर ऑयल बॉन्ड्स कम इन। अब यहाँ पे ऑयल बॉन्ड की भूमिका आती है। तो एक ऑयल बॉन्ड क्या है, ये अपना में एक IOU है, यानी कि IOU यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म है ये है। इसका मतलब ये है कि मैंने आपसे कुछ पैसा उधार लिया है, IOU यानी कि, या उधार लिया है यानी कि मेरा आपको कुछ पैसा देना बनता है, मैं इसको अभी नहीं दूंगा, कुछ टाइम बाद दूंगा। यह एक प्रोमिशनरी नोट है जो सरकार इशू करती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, इन ल्यू ऑफ कैश दैट द गवर्नमेंट वुड हैव गिवन देम सो दैट दीज कंपनीज डोंट चार्ज द पब्लिक। कि हम आपको धीरे धीरे पैसा देते रहेंगे, लेकिन अभी आप लोगों से पूरा पैसा चार्ज ना करो, अभी तेल के दाम जो है कम रखो।
एन ऑयल बॉन्ड सेज द गवर्नमेंट विल पे द ऑयल मार्केटिंग कंपनी द सम ऑफ से 1000 करोड़ इन 10 ईयर्स, की 1000 करोड़ रुपए 10 सालों तक देंगे। एंड टू कंपनसेट द ओएमसी फॉर नॉट हैविंग दिस मनी स्ट्रेट अवे, गवर्नमेंट जो है उसको कहती है कि हम 8% के हिसाब से 80 करोड़ रुपए जो है आपको हर साल देते रहेंगे जब तक आपके बॉन्ड जो है वो मैच्योर नहीं हो जाएंगे। तो दस बाय इशूइंग सच ऑयल बॉन्ड्स गवर्नमेंट ऑफ द डे इज एबल टू प्रोटेक्ट पब्लिक सब्सिडाइज द कंज्यूमर्स। अब देखिए इससे क्या होता है कि ऐसे ऑयल बॉन्ड इशू करके वो उस टाइम के लिए तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इससे क्या दिक्कत आती है, इससे जो फ्यूचर जनरेशन आती है, फ्यूचर टाइम पे फ्यूचर के जो लोग हैं उस टाइम पे उनके ऊपर बर्डन पड़ता है। जो प्रेजेंट पास्ट में 2010-11 में जो पिछली गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड्स इशू करे थे अपने टाइम पे, उन ऑयल बॉन्ड्स का जो पैसा है वो इस टाइम पे प्रेजेंट के लोगों को देना पड़ रहा है। यानी कि अगर हम आज के टाइम पे वापस ऑयल बॉन्ड्स का इशू करते हैं तो ये जो आगे आने वाले जो लोग हैं, हमारी जनरेशन है, उसको इसको भरपाई इसकी करनी होगी। नेक्स्ट आता है कि एक्सपर्ट बॉडी नीडेड ऑन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हाउस प्लान। एनवायरनमेंट का टॉपिक है, तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का कहना ये है कि एक एक्सपर्ट बॉडी की जरूरत है जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर डिस्कस करे। तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री मस्ट कॉन्स्टिट्यूट एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स टू टैकल ग्रोइंग इंस्टेंसेस ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द स्टैंडिंग कमेटी। एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज की, जिसको राज्यसभा के जो मेंबर है जयराम रमेश, उन्होंने हेड किया। उनका कहना यह है कि एक एडवाइजरी बॉडी की जरूरत है। इस रिपोर्ट ने एनालाइज किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 को, जिसको दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, यानी कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, वो एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को लाया गया था। द लेटेस्ट सेट ऑफ प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स बाय एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री वर टू मेक इट मोर कंप्लायंट विद द साइट्स। तो जो कन्वेंशन है इंटरनेशनल ट्रेड का एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में, जिसको वाशिंगटन, आप कह सकते हैं कि वाशिंगटन कन्वेंशन भी जिसको कहा जाता है, साइट्स के कन्वेंशन को, जिसका भारत एक सिग्नेटरी है, तो उसमें अमेंडमेंट्स लाने के लिए, उसके प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स लाने के लिए एक इसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है साइंस एंड टेक में कि इसरो टू कंडक्ट RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट सून। यानी इसरो जो है एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का काम करना जा रहा है कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे कि जो लॉन्च व्हीकल है उसको दोबारा हम इस्तेमाल कर सकें। तो इसरो इज एमिंग टू कैरी आउट अ लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, एक क्रिटिकल कंपोनेंट जो होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का। जो इसरो के चेयरमैन है S सोमनाथ, उन्होंने कहा है कि जो RLV LEX है, यानी कि जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, उसका जो हमें लैंडिंग एक्सपेरिमेंट करना है, ये सेकंड सीरीज़ है, सेकंड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट फॉर द RLV TT प्रोग्राम। तो जो RLV प्रोग्राम है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का प्रोग्राम है, उसमें ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे मिलेगा आपको, ये थुम्बा में मिलेगा, केरला में, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक लॉन्च किया है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, IDEX एक प्राइम करके एक प्रोग्राम है, एक कंपटीशन है, या आप कह सकते हैं कि एक स्टार्टअप की तरह से हम इसमें रोल प्ले करवा रहे हैं, तो उसको लॉन्च किया है। एंड द 6th डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, कि जो 6वां जो डिफेंस इंडिया का स्टार्टअप चैलेंज है, जिसको डिस्क 6 कहा जा रहा है, मीन टू इनकरेज डिफेंस स्टार्टअप्स ड्यूरिंग डेफ कॉनेक्ट 2.0। तो डेफ कॉनेक्ट 2.0 जो है, ये एक आप कह सकते हैं कि एक फेयर चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, और जिसमें IDEX प्राइम और डिस्क 6 जो है वो चलाया जा रहा है। IDEX प्राइम एम्स टू सपोर्ट प्रोजेक्ट्स। अब IDEX का क्या रोल है, इसका काम ये है कि जो प्रोजेक्ट जो 1.5 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट होते हैं और 10 करोड़ से कम के प्रोजेक्ट होते हैं, इस बीच के जो प्रोजेक्ट हैं उनको मॉनिटरी सपोर्ट करने के लिए IDEX को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। देखिए ये नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा पुलिस प्ले होस्ट एज फॉर्मर नक्सलाइट्स टाई द नोट। अब जो पहले नक्सलाइट्स थे, फॉर्मर नक्सलाइट्स थे, उन्होंने अभी शादी की है, तो इसको आप केस स्टडी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। लोअर PCS मेंस वाले, FRO मेंस वाले सभी लोग, जिनके जब भी नक्सलाइट के ऊपर सवाल आता है, रीजनल एक्सट्रीमिज्म के ऊपर सवाल आता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर सवाल आता है, नक्सलाइट माओइज्म के ऊपर सवाल आता है, तो आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जो जंगलों में लड़ा करते थे, रामदास करके एक पर्सन थे, तो वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे, उनको अब नया मीनिंग मिली है लाइफ में। यानी उनका कहना यह है कि उनकी अब शादी होने जा रही है। तो एक कलम दी माझी करके एक लड़की है, तो उनसे वे शादी कर रहे हैं, और यहाँ पे जो उड़ीसा पुलिस है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन दोनों की शादी करवाने में। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ उनको मारना चाह रही है, गवर्नमेंट उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रही है। तो उसमें जब गवर्नमेंट के फेवर में जब आपको आंसर लिखना है, तो उसमें आप इस चीज़ को मैंशन कर सकते हैं। और लास्ट आता है प्रीलिम्स के अगर फैक्ट देखें तो तलचर माइंस जो है वो उड़ीसा में है, और संतोष ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट है वो फुटबॉल गेम के लिए होता है। चलिए दैट्स इट फॉर ये है 26 और 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स। आप इनको देखते रहिएगा। कोई भी डाउट आता है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आपको उनके नोट चाहिए तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।